Good evening, my dear students. How are you all? I hope you will be fine. Today we will discuss chapter what is federalism and what type of federalisms and some list like state list, concurrent list and union list. Let's start. मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ बेटा कि जो व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर को 2 लेवल या 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। इस चैप्टर में बेटा बार बार यही बताया गया है कि किस तरीके से पावर को जो है सेपरेट कर दिया गया है। तो हमने सेपरेशन के बारे में पढ़ा था, फिर उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ा कि फेडरलिज्म की क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। फिर हमने पढ़ा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में पढ़ा कि जो है डिफरेंट डिफरेंट नेशन मिलकर इकट्ठे एक जगह अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक यूनिटी बना लेते हैं, सबके पास इक्वल पावर होती है। उसके बाद इसी में चैप्टर में पढ़ा हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपके पास खुद का एक नेशन है, लेकिन नेशन के अंदर आप छोटे छोटे स्टेट बना देते हो, पावर को है जो है सेपरेट कर देते हो, लेकिन इक्वल नहीं करते। वो होता है हमारा होल्डिंग वाला। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। क्या चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। ये भी हमने सुबह मॉर्निंग में क्या पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है और कंकरेंट लिस्ट क्या होती हैं। अब मैंने क्या बताया था बेटा, जो यूनियन लिस्ट है हमारी, उसके अंदर जो कोई भी लॉ बनेगा वो सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो स्टेट लिस्ट है वहां पर सिर्फ लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जैसे पुलिस वगैरह का है, ट्रेड का है। नेक्स्ट होता है बेटा कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक्ट बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो लास्ट में बात किसकी मानी जाएगी, वो मानी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे कि इनके अलावा देखो बेटा हमने 3 लिस्ट के बारे में बात की। पहले हमारी कौन सी थी, ये थी यूनियन लिस्ट। उसके बाद हमने स्टेट लिस्ट और थर्ड है हमारी कंकरेंट लिस्ट। इनके अलावा भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। जब हमारा संविधान जो है बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट किया गया था, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट नहीं थे जो बाद में हमारे सामने आए। जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी ऐसे टॉपिक हो सकते हैं, उनको हम रखेंगे बेटा रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। एक थर्ड लिस्ट होती है हमारी रेजिडुअरी लिस्ट या उसे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे आईटी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो उस टाइम पे नहीं थे, बाद में आए तो वहां रख दिए। अब देखो बेटा हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक स्टेट था, पहले क्या था, स्टेट था, आज वो क्या है, यूटी है। तो बता रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल पावर दी गई है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। जैसे JNK में बेटा क्या था, उसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके खुद के अपने डिसीजन होते थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई रूल एक्ट कुछ भी बनाना है तो वहां पर पहले असेंबली से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाकर JNK में वो परमिशन होती थी। दूसरा ये है कि अगर मान लो आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले नहीं हो, वहां के आप रेजिडेंस नहीं हो, तो वहां पर आप जमीन या घर नहीं खरीद सकते। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर रहने वाले नहीं हो तो न तो आप वहां पर कोई लैंड खरीद सकते हो, न ही कोई हाउस खरीद सकते हो। ये बात बेटा पहले की है, अब ऐसा नहीं है। अब जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अब वो स्टेट नहीं है। उसके पास जो स्पेशल पावर थी अब उनको खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 370 का कुछ पोर्शन जो है हमारे JNK से हटा दिया गया है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे और भी स्टेट हैं जहां पर कुछ स्पेशल पावर दी गई है। लेकिन इंडिया में बेटा स्टेट के अलावा कुछ और देखो, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। जिनके पास थोड़ी सी पावर है और वो एंजॉय करते हैं, वो स्टेट नहीं है। वो क्या है बेटा, उनके पास देखो देर आर विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट। वो बहुत छोटे हैं कि इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है उनको किसी एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया जाए। उनको बोलते हैं बेटा यूटी, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। लाइक चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है। हमारे पास प्रेजेंट में बेटा नाउ कितने हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे पास। 8 कितने, ओनली 8। अब हम देखेंगे कि ये जो टेरिटरीज है बेटा, इनके पास वो पावर नहीं होती जो एक स्टेट के पास होती हैं। इनके ऊपर यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। इस प्रकार से बेटा जो ये हमने देखा कि द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर को सेपरेट करना, ये किसी के अपनी मर्जी से नहीं कर रखा है, ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट इजी, अब ये दिखा रखा है कि बेटा कभी भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है तो वो बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। ऐसे कोई भी किसी एक सिंगल बॉडी के पास ही पावर नहीं है कि वो अमेंडमेंट कर दे। अब देखो पार्लियामेंट जो है कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द अरेंजमेंट एनी चेंज, वो अकेली हमारी जो पार्लियामेंट है बेटा वो अकेली चेंज नहीं कर सकती। अब देखो पार्लियामेंट्स के पास 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे अपर हाउस बोल सकते हो, लोअर हाउस बोल सकते हो, प्रेसिडेंट बोलते हो, ये तीनों मिलकर। अब देखो अपर हाउस में हमारा राज्यसभा आता है, वहां से भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही लोकसभा में भी हमारा लोअर हाउस बोलते हैं, यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके अलावा भी बेटा जितने भी हमारे स्टेट हैं, अभी फिलहाल कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं। कितने हैं, 28 स्टेट हैं। उनमें से हाफ के पास अगर हाफ परमिशन देते हैं, मेजोरिटी देते हैं, तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है। ये चीजें हमारे पास पहले से हैं कि कोई भी सिंगल बॉडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मीन्स चेंज नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हमारे को अगर अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट के 2/3 मेजोरिटी जो हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस से लेनी पड़ेगी। देन जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें से हाफ से ज्यादा स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा आता है बेटा जुडिशरी प्लेस भी। जुडिशरी जो है वो क्या एक्ट करती है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारा इंडिया जो है 3 टाइप्स ऑफ टायर सिस्टम या सेपरेशन में बिलीव करता है। जैसे एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है हमारा, एक लेजिस्लेटिव होता है या लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरा होता है जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर वाला है, जो पार्लियामेंट वाला है बेटा, वो हमारा कोई भी लॉ बनाते हैं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव वाला है वो उसको लागू कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। और जो जुडिशरी है वो उनको ये देखता है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर वो गलत है तो जुडिशरी वाले क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जुडिशरी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, देखो बेटा, अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कोई भी किसी भी वजह से फाइट हो जाती है तो वो फैसला कहाँ जाएगा, कौन उसके बारे में ये फैसला लेगा कि कौन सही है कौन गलत है। जुडिशरी मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि एक स्टेट का अगर दूसरे स्टेट के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाधान कर सकता है, उसके बारे में फैसला ले सकता है। देखो हाई कोर्ट नहीं लेगा, अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ लड़ाई झगड़ा है तो हाई कोर्ट फैसला नहीं लेगा। किसका हाई कोर्ट फैसला लेगा, जैसे अपने पंजाब हरियाणा का लड़ाई है ना, पंजाब और यूपी की लड़ाई है तो पंजाब वाले लेंगे या यूपी वाले, उनमें खुद में हाई कोर्ट में लड़ाई हो जाएगी। तो अगर स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ है, अगर स्टेट का सेंटर के साथ है तो उसका फैसला लेता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन स्टेट के अंदर अगर कोई वैसे मामला है, कोई झगड़ा है, तो वहां पर हाई कोर्ट ले सकता है। अब करंट में बात कर लो, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश है बेटा, वो कौन है, सीवी रमना। ठीक है, अभी करंट में बने हैं सीवी रमना, और हाल ही में जो रिटायर हुए हैं बेटा वो हैं हमारे शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े रिटायर हो चुके हैं, ये याद रखना है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं वो है रविशंकर झा। कौन है बेटा, रविशंकर झा। ठीक है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।